Let us begin with the chapter 2, motion in one dimension. The first topic is the scalar and the vector quantities. Those physical quantities which are expressed only by their magnitude. मतलब जो physical quantities के लिए सिर्फ हमें magnitude की ज़रूरत है, we don't need any direction, मतलब which require only magnitude but no direction are called your scalar quantities. And those physical quantities which are expressed both by their magnitude as well as direction, जिसके लिए हमें magnitude भी चाहिए, direction भी चाहिए, those are called your vector quantities. Examples are mass, length, time, distance, density, volume, speed, temperature, work, energy, power, pressure, frequency, etc. And for vector quantities, it is displacement, velocity, acceleration, force, impulse, weight, etc. अब जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, जैसे हम उनको सिंपल लिखते हैं, जैसे मास उसको हम सिंपल m लिखते हैं, लेकिन फॉर योर वेक्टर क्वांटिटीज इट इज रिटन एज लाइक एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी राइट ए वेक्टर. दिस इज कॉल्ड योर वेक्टर, विच मीन्स इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन कैन बी लाइक डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज, गिव टू एग्जांपल्स, डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज, गिव टू एग्जांपल्स. या आपको ये क्वांटिटीज गिवन होगी and what you are supposed to do is you have to tell which quantity is scalar quantity, which quantity is vector quantity. Now let me give you some more explanation about it. Now suppose mass, it is given to you that let m mass is equals to 5 kg. Now beta you know that mass mass 5 kg के लिए मैं क्या लिखा, एक हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, एक उसका क्या चाहिए था, यूनिट चाहिए था. ठीक है, मतलब क्या मुझे डायरेक्शन चाहिए कि मास 5 kg किधर को लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है. तो मतलब इसके लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन ही चाहिए, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुई है, तो अगर मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करता हूँ या d से भी कर लो, नो प्रॉब्लम. तो अगर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, इसका यूनिट भी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी तो चाहिए कि किस डायरेक्शन में हो रही है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, लेफ्ट में हो रही है, राइट में हो रही है, या ईस्ट में हो रही है, वेस्ट में हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है. तो इसके लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए. तो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड योर वेक्टर क्वांटिटीज. नेक्स्ट इज योर रेस्ट एंड मोशन. अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट. बच्चे बॉडी को मैं रेस्ट में बोलूँगा अगर मैं टाइम के साथ अपनी जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है, जो मेरे आसपास है, वो चेंज नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मान लो अभी 2 सेकेंड के टाइम, अभी 0 सेकेंड पे अभी जो जितना टाइम हुआ है, अभी जैसे मेरे सामने ये पेन स्टैंड पड़ा है या बॉटल पड़ी है ना, ये शेड्स पड़ी हैं, गॉगल्स पड़ी हैं, मेरी स्पेक्स पड़ी हैं. तो अब क्या होगा, मान लो कि अब अभी भी वैसे वही यही चीज़ें हैं, अब 10 सेकंड के बाद मैं देख रहा हूँ फिर भी मेरे पास यही चीज़ें हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अभी मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, क्योंकि मेरी जो इमीडिएट पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ये इमीडिएट सराउंडिंग्स मेरी चेंज नहीं हो रही. नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने ये है और कुछ सेकेंड्स के बाद मेरी पोजिशन चेंज होके इसके मान लो ये बुक स्टैंड के सामने आ जाती है, मतलब आई एम स्टैंडिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ दिस बुक स्टैंड. तो अब क्या होगा कि मेरी इमीडिएट सराउंडिंग्स चेंज होगी, यहाँ से वहाँ होगी, तो इट मीन्स मैं किस में था, मोशन में था, इसीलिए मेरी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, इमीडिएट सराउंडिंग्स क्या होगी, चेंज होगी. नेक्स्ट इज योर बच्चे व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन. 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल. 1 डायमेंशनल मीन्स जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, दैट इज योर 1 डायमेंशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल अपने ट्रेन चल रही है ट्रैक के ऊपर, कार चल रही है स्ट्रेट रोड के ऊपर, और इस मोशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं. और इस चैप्टर में हम लोग 1D मोशन ही पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन. 2 डायमेंशनल जब बॉडी कोई कर्व्ड पाथ के लॉन्ग मूव करती है, जैसे मान लो कोई कर्व आ गया, कोई कार ने मुड़ना है या कुछ है, तो दैट इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन में, उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं. 3D मोशन जब कोई भी बॉडी स्पेस में हवा में होती है, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन. कोई भी चीज हवा में है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल्यूम है, ठीक है. So this was your basic introduction. Now let us start with the distance and displacement. To understand that, we'll study the differences between the distance and the displacement first. Distance होता है बच्चे actual path traveled by the object, कि किसी ऑब्जेक्ट ने, मतलब आप जैसे मान लो, थोड़ा सा आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. मान लो यहाँ से ये A पोजीशन है, ये आपकी B पोजीशन है. अब मान लो आपने यहाँ से लेके ये डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया है, तो दिस इज योर डिस्टेंस, जो हमने एक्चुअल पाथ क्या किया है, ट्रैवल किया है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन. ये आपकी फाइनल पोजीशन है, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन. तो इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये वाला. देन दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट.
ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्टेंस कवर किया दिस इज कॉल्ड योर डिस्टेंस. देन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या इक्वल होगा. अब जैसे ये केस देखो, डिस्टेंस ज्यादा था इस केस में और डिस्प्लेसमेंट छोटी थी, और यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं. वो कब सेम हो सकते हैं? मान लो स्ट्रेट लाइन पे ये आपका ए पोजीशन है, ये आपकी बी पोजीशन है, यहां से आप यहां गए हो. अब डिस्टेंस भी इतना ही होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा. तो इट मीन्स इट इज या तो डिस्टेंस जो आपका ज़्यादा होगा या बराबर हो सकता है इसके डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कम होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा. और अगर मैं एसआई यूनिट और सीडीएस यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर, सीडीएस सेंटीमीटर, और सेम फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, एसआई यूनिट इज मीटर एंड सीडीएस यूनिट इज सेंटीमीटर. Now some important questions out of this are, can displacement be zero even if the distance is not zero? मान लो हमें डिस्टेंस पता है कि जीरो नहीं है, पर क्या उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? Yes, there are two cases. Now let me discuss those two cases. पहला क्या, मान लो एक बॉल है, मैं उसको ऊपर थ्रो कर रहा हूँ एट अ हाइट h, और वापस उसको उसी जगह पे कैच कर रहा हूँ. तो पहले बॉल यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आई, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? पहले h यहाँ जाने में, फिर h आने में, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? h प्लस h 2h. लेकिन अब इसमें डिस्प्लेसमेंट, अब देखो बच्चे, इनिशियल पोजीशन भी यही थी, बॉल वहां से जाके वापस भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो. लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं था. सेकंड है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना कवर करेगी? जितना इसका डिस्प्लेसमेंट सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी. लेकिन अगर इसके इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो. और डिस्टेंस कवर कितना होगा? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r ऑफ अ सर्कल. आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ.